बेटे आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट। इट इज़ अबाउट द डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स। तो डिफ्रेंसिएशन भी करेंगे हम, इंटीग्रेशन भी करेंगे, पर अब ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म या पैरामीट्रिक फॉर्म या फिर पोलर फॉर्म नहीं है। अब हम सारा काम किसके ऊपर करने वाले हैं बेटे? वेक्टर्स के ऊपर करने वाले हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन हमारी कुछ पुरानी है, उन्हीं को पहले हम रिवाइज करेंगे। क्या डेफिनेशन दी है कि हम लोग ऑलरेडी फेमिलियर हैं विद टू टर्म्स, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो इस चैप्टर का सारा हम सिस्टम जो है वो वेक्टर्स के ऊपर ही करने वाले हैं और उनकी लिमिट्स फाइंड आउट करेंगे, कंटिन्यूटी चेकआउट करेंगे, डिफरेंशिएशन देखेंगे, उनकी इंटीग्रेशन देखेंगे। वेक्टर फंक्शन, इफ़ अ वेक्टर आर वेरीज कंटिन्यूसली विद द वेरिएशन ऑफ एनी स्केलर वेरिएबल से टी, then r vector is said to be a function of t, and it is written as r function of t, or r vector can be written as function of t vector. For example, position vector r of a particle which is moving along a curved path is called a vector function of time, and time is a scalar quantity, right? तो लिमिट जब हमने इस फंक्शन की देखनी है तो हमें पता है लिमिट की डेफिनेशन क्या है। There exists epsilon, which is very small number, exists a number delta which will depend upon epsilon, such that difference of the function from the limiting value is very minor. Difference of the function from its limit is minor क्योंकि epsilon always lies between 0 and 1, very small. T and T naught be the two conditions whose difference lies between 0 and delta, right? And we can write it as limit t approaches to t naught f vector t is equals to n. तो ये लिमिट की डेफिनेशन है किस फंक्शन के लिए? अब ये आ रही है वेक्टर फंक्शन के लिए आ रही है। कंटिन्यूटी के लिए क्या आता है? हम लोग एल की जगह पे क्या लेते हैं? वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट। डेरिवेटिव की डेफिनेशन हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, 5 स्टेप्स करते थे हम लोग कि सपोज आर बी ए वेक्टर फंक्शन, स्मॉल चेंज आएगी आर प्लस डेल्टा आर, फिर हम दोनों को डिफरेंस देखते थे, डिफरेंस को डिवाइड करते थे हम विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल, टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा टी। लिमिटिंग केस लेते थे, फिर देखते कि क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी देन वी कॉल दिस इज अ डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, राइट? तो जब इसके लिमिटिंग केस है उसको हम डिनोट करते थे डी आर बाय डी टी के साथ, ठीक है? तो वो सारी डेफिनेशन हमने ऑलरेडी पहले से ही की हुई है, सिर्फ उनको अब हम रिवाइज कर रहे हैं बेटे। अब कहता कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब आर इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब डी आर बाई डी टी भी वेक्टर क्वांटिटी होएगा। डबल डेरिवेटिव भी, ट्रिपल डेरिवेटिव, क्योंकि वो प्रीवियस डिफ्रेंसिएशन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अगर ये सारे वेक्टर पॉइंट फंक्शंस हैं तो डेफिनेटली ये भी क्या होंगे? वेक्टर फंक्शंस होंगे। आर्टिकल जो हमने ऑलरेडी पता ही है हमें कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ टू वेक्टर्स, उनके एडिशन, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन एज इट इज। क्रॉस के लिए भी सेम रिजल्ट है, बस अब चेंजेस क्या आ रहे हैं वहाँ पे, जैसे फर्स्ट फंक्शन क्रॉस डी बी बाई डी टी प्लस डी ए बाई डी टी क्रॉस बी वेक्टर, तो इनको क्रॉस जो है प्रोडक्ट क्रॉस से इधर वाला फंक्शन ऐसे ही लिखना है, उनको हम कम्यूट नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम रिजल्ट लिख रहे हैं आई क्रॉस जे तो इसका आंसर के वेक्टर आता है ना? पर जब जे क्रॉस के लिखें, जे क्रॉस आई लिखें तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? माइनस के वेक्टर। तो कॉम्यूटेटिव लॉ जो है इस केस में होल्ड नहीं करता, इसीलिए जब मैंने इनकी डिफ्रेंसिएशन लेनी है तो जो फंक्शन जहाँ पे है वहीं पे उसे लिखना पड़ेगा। डेरिवेटिव फाई कांस्टेंट है, इसको हम कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है? स्केलर फंक्शन है फाई, फाई एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ ए प्लस डेरिवेटिव ऑफ फाई ए वेक्टर, तो फाई स्केलर फंक्शन था, ए हमारा वेक्टर फंक्शन था।
अब 3 वेक्टर्स आ रहे हैं हमारे पास, इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ रही है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाएगी। फिर ये डॉट प्रोडक्ट के लिए था, पहले का डेरिवेटिव बाकी दो एज इट इज़, बाकी दो एज इट इज़ मिडल वाले का डेरिवेटिव, पहले दो एज इट इज़ थर्ड वाले का डेरिवेटिव। बस वही रूल है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। अब दो की जगह पे मुझे फंक्शन कितने दे दिए हैं, 3 दे दिए हैं। तो ये अब ट्रिपल प्रोडक्ट आ गई। क्रॉस का साइन है तो क्रॉस वहाँ पे ही रहेगा जहाँ पे वो है। मैंने आपको बता दिया है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, इसलिए जहाँ पे क्रॉस का साइन है वहीं पे वो फिक्स्ड रहेगा, नंबर उसके अकॉर्डिंगली सेटल होंगे। ए बी सी डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन है, फाइव डिफरेंशिएबल स्केलर फंक्शन है। वो मैंने आपको बता दिया कि दिस इज़ अ स्केलर फंक्शन एंड दिस इज़ अ वेक्टर फंक्शन। उनको प्रूफ करके बताया उन्होंने विद द हेल्प ऑफ दिस डेफिनेशन। तो एक प्रूफ मैं आपको करके बता देती हूँ, बाकी आप लोग अपने आप करना है। सिंपल ये कॉन्सेप्ट क्या कहा है उन्होंने, कोई भी एक ले लेते हैं। मैं लास्ट वाला लेती हूँ 6 पार्ट, क्योंकि बच्चों को मोस्ट ऑफ द केसेस इन्हीं में प्रॉब्लम आती है। डी बाई डी टी ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी। प्रूफ क्या करना है हमने कि इसका रिजल्ट आएगा डी ए बाई डी टी क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस ए वेक्टर एज इट इज क्रॉस डी बी ओवर डी टी क्रॉस सी वेक्टर, राइट, प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस डी सी ओवर डी टी, राइट। तो ये हमने प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ मैं करके देती हूँ आपको। 6 पार्ट का कैसे करेंगे हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो उसके लिए हमने क्या किया कि पहले बी और सी के ऊपर ब्रैकेट है तो यहाँ पे भी आएगी, फिर उसके अकॉर्डिंगली बी और सी का। हाँ, तो लेफ़्ट हैंड साइड हम लेके चलते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड क्या कह रही है हमें, डी बाई डी टी ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के लिए रूल मुझे पता है, उसके लिए मैं क्या करूँगी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज़, ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब फिर से क्या हो गया हमारे पास, ये दो फंक्शन 1 एंड 2, रूल क्या कहता है, ए क्रॉस ब्रैकेट्स रख लें तो बी क्रॉस डी सी बाई डी टी प्लस डी बी ओवर डी टी क्रॉस सी प्लस ये एज इट इज़ डी ऑफ ए वेक्टर ओवर डी टी क्रॉस बी क्रॉस सी। ब्रैकेट्स ऑफ करें तो ये क्या बनेगा बेटे, ए क्रॉस बी क्रॉस डी सी बाई डी टी प्लस ए क्रॉस डी बी बाई डी टी क्रॉस सी। थर्ड टर्म एज इट इज़ डी ए ओवर डी टी क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर, राइट। तो अब देखो राइट हैंड साइड आपकी आ गई। फर्स्ट टर्म डी ए बाई डी टी, येस, ए क्रॉस डी बी बाई डी टी, येस, ए क्रॉस बी क्रॉस डी सी बाई डी टी। तो सारा रिजल्ट हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। उसके बाद हमारे पास आ रहा है थर्ड आर्टिकल। थर्ड आर्टिकल क्या कह रहा है हमें, डिफाइन कांस्टेंट वेक्टर। डिफाइन कांस्टेंट वेक्टर, नाम से क्लियर हो रहा है। अ वेक्टर विच हैज़ अ कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट वेक्टर। तो किस तरह से लिखेंगे, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन जो चेंज नहीं होंगे, दैट वेक्टर इज कॉल्ड अ कांस्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब आर वेक्टर इज इक्वल्स टू सी वेक्टर। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट वेक्टर का मतलब क्या है, हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज। तो अब उन्होंने उसके बाद क्या बोला है, शो दैट इट्स डेरिवेटिव विल बी ज़ीरो वेक्टर। तो डेरिवेटिव निकालते हैं। उसके लिए हमने अभी रूल क्या बोला था कि आर वेक्टर हमें दिया गया है, स्मॉल चेंज हम देखेंगे आर प्लस डेल्टा आर, तो इसमें तो चेंज आएगी नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इट विल बी आर प्लस डेल्टा आर माइनस आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ज़ीरो वेक्टर। क्यों आ गया ये ज़ीरो, क्योंकि
डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ज़ीरो वेक्टर, सी माइनस सी हो गया। अब डिवाइडिंग बोथ साइड्स विद डेल्टा टी, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी। लिमिटिंग केस ले लें कि डेल्टा टी अप्रोचेज टू ज़ीरो आ रहा है, तो ये तो आ जाएगा ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब लिमिटिंग केस लिखते हैं तो ये आ जाएगा डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो वेक्टर। ठीक है, तो यही हमने प्रूव करना था थर्ड आर्टिकल की स्टेटमेंट। पहले हमने डिफाइन किया कि कांस्टेंट वेक्टर क्या होता है, उसके बाद हमने बताया कि उसका डेरिवेटिव जो आएगा वो क्या आएगा, ज़ीरो वेक्टर आएगा। राइट, नेक्स्ट हमारे पास है बेटे आर्टिकल नंबर 4। इट इज़ अबाउट, अब कहता है कि डेरिवेटिव तो निकालना है हमने, पर कंपोनेंट फॉर्म में निकालना है। जैसे यहाँ पे मैंने कंपोनेंट्स नहीं यूज़ किए थे, अब आर वेक्टर को जब मैं कंपोनेंट फॉर्म में लिखूँगी तो एक्स आई वाई जे प्लस जेड के की फॉर्म में लिखूँगी, है ना। तो एक्स वाई जेड जो है वो तो स्केलर फॉर्म में है, फंक्शंस टी के हैं। आई जे के हमें बताइए फिक्स्ड यूनिट वेक्टर्स हैं। तो जब हम लिखेंगे डी आर बाई डी टी तो वो कैसे आएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो आई जे के क्या भी आपने बोला, फिक्स्ड है, फिक्स्ड मीन्स कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो। जब इसका हम डेरिवेटिव लिखेंगे तो वो डेरिवेटिव फिर सिर्फ किसका आएगा, डी एक्स ओवर डी टी आई फिक्स्ड, डी वाई ओवर डी टी जे कैप, डी जेड ओवर डी टी के कैप। वैसे तो आना था ना फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो सेकंड का जब मैं डेरिवेटिव लूँगी डी आई बाई डी टी वो ज़ीरो आएगा। क्यों, क्योंकि आई जे के आर फिक्स्ड वेक्टर्स। तो वही चीज़ उन्होंने आर्टिकल 4 यहाँ पे भी एक्सप्लेन करा हुआ है इसी फॉर्म में, वो मैंने बोल के बता दिया, यहाँ पे उन्होंने वो सारे स्टेप्स नोट करके बताए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेटे आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल 5 क्या कहता है मेरे, find out necessary and sufficient condition that f vector to be constant। कहते हैं फंक्शन कब कांस्टेंट होएगा, अगर इसका डेरिवेटिव ज़ीरो है, या अगर इसका डेरिवेटिव ज़ीरो है तो फंक्शन विल बी कांस्टेंट। तो हमने अभी ये थर्ड आर्टिकल तो कर ही लिया है कि जब फंक्शन कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव विल बी ज़ीरो। ये सारा पार्ट इसी तरह से निकालना है। पार्ट 1 नेसेसरी कंडीशन, इफ़ फंक्शन इज़ कांस्टेंट, सिर्फ चेंज क्या हुआ, वहाँ पे मैंने आर वेक्टर लिखा था, यहाँ पे अब आर की जगह पे मुझे क्या लिखना है, एफ वेक्टर टी। आर वेक्टर लिखा था, अब हमने एफ वेक्टर टी लिखना है, बस ये चेंज होनी है। तो पार्ट 1 इज़ ऑलरेडी डन इन आर्टिकल 3। नेक्स्ट हम अज्यूम करेंगे सफिशेंट पार्ट, अज्यूम करते हैं अब हम कि डी एफ बाई डी टी क्या है, ज़ीरो आ रहा है। अब उल्टा चल पड़ना हमने, डी एफ बाई डी टी क्या आ रहा है बेटे, ज़ीरो। अब आर्टिकल 4 यूज़ करेंगे हम इसमें, पहले आर्टिकल 3 यूज़ किया था नेसेसरी पार्ट में, आर्टिकल 4 यूज़ करेंगे हम सफिशेंट पार्ट में। अगर कहता कि मैं फंक्शन को कंपोनेंट वाइज लिख दूँ तो क्या आएगा, f1 f2 प्लस f3, राइट, यस और नो। तो अब डी एफ बाई डी टी कैन बी रिटन एज डी एफ वन ओवर डी टी आई कैप, डी एफ टू ओवर डी टी जे कैप, डी एफ थ्री ओवर डी टी के कैप। पर डी एफ बाई डी टी हमारा क्या है, ज़ीरो वेक्टर है। ज़ीरो वेक्टर को अगर मैं कंपेयर करूं तो आई का कंपोनेंट उधर भी ज़ीरो, जे का कंपोनेंट ज़ीरो, के का कंपोनेंट ज़ीरो। सो डी एफ वन ओवर डी टी विल बी ज़ीरो, df2 over dt 0, df3 over dt is 0. So f1 f2 f3 are independent of t। t के साथ इनमें कोई चेंज शो ही नहीं हो रही, f1 में भी कोई चेंज नहीं आ रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ज़ीरो चेंज, इसमें भी ज़ीरो चेंज, कोई चेंज नहीं, इंडिपेंडेंट हो गए, डिपेंडेंट है ही नहीं। तो अगर ये सारे कंपोनेंट f1 f2 f3 कांस्टेंट हैं, आई जे के ऑलरेडी कांस्टेंट थे, तो इसका मतलब क्या हुआ, f वेक्टर t इज़ अ कांस्टेंट वेक्टर फंक्शन। सिंपल आर्टिकल हमारा। नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 6। उसमें भी हमने क्या फाइंड आउट करनी है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर वेक्टर फंक्शन
हैव कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड आएगा इफ एफ डॉट डी एफ बाई डी टी इज ज़ीरो। अब क्वेश्चन चेंज होके क्या हो गया, वी हैव टू फाइंड आउट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, एफ वेक्टर टी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड आएगा इफ दिस कंडीशन होल्ड, एंड इफ दिस कंडीशन विल होल्ड देन दिस इज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड फंक्शन। अब पहले हम मान लेते हैं कि नेसेसरी कंडीशन के लिए कि f जो है उसका मैग्नीट्यूड जो आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है, मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो मैं इसको इस फॉर्म में भी तो लिख सकती हूँ, f डॉट एफ कैन बी रिटन एज f मॉड स्क्वायर, तो इट विल बी कांस्टेंट, राइट। अगर ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव लें अगर d बाई डी टी ऑफ f डॉट f, दो अलग अलग फंक्शन हैं, तो यहाँ पे तो ज़ीरो आ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज ज़ीरो, राइट। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यही चीज़ आएगी हमारे पास, इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स एफ डॉट डी एफ बाई डी टी इज़ ज़ीरो। 2 कांट बी ज़ीरो, तो इसका मतलब कौन ज़ीरो हुआ, एफ डॉट डी एफ बाई डी टी इज़ ज़ीरो। अब आपने क्या किया था, फंक्शन का मैग्नीट्यूड जो था वो कांस्टेंट लिया, तो मेरे पास ये कंडीशन आ गई कि एफ डॉट डी एफ बाई डी टी इज़ ज़ीरो वेक्टर। अब हम करेंगे अपनी सफिशिएंट कंडीशन। हम क्या अज्यूम करेंगे, वी विल अज्यूम दैट एफ डॉट डी एफ बाई डी टी इज़ ज़ीरो। अब उल्टा करेंगे, ठीक है, प्रूफ क्या करेंगे कि फंक्शन का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, राइट। तो सेम उसी पैटर्न से चलते हैं, रिवर्स ये आपने चूज़ किया, अगर इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तब भी मेरा रिज़ल्ट क्या रहेगा, सेम, राइट। इसको मैं ब्रेक करके लिख सकती हूँ। अब सारे स्टेप्स मैंने रिवर्स ऑर्डर में ले लिए, 2 टाइम्स है तो इसको ब्रेक करके लिखेंगे, एफ डॉट डी एफ बाई डी टी प्लस डी एफ बाई डी टी एफ वैक्टर, राइट। ये किसका डेरिवेटिव आया, डी बाई डी टी ऑफ एफ डॉट एफ का। किसी भी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव ज़ीरो है तो व्हाट इट मीन्स, द फंक्शन इनसाइड इज कांस्टेंट फंक्शन, तो इट कैन बी रीराइट एज एफ वेक्टर स्क्वायर कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ द फंक्शन इज कांस्टेंट। सिंपल आर्टिकल्स हैं बेटे इसके सारे ही, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अब आ रहा है 7th आर्टिकल। 7th आर्टिकल में अब क्या चेंज आ गई, 6th आर्टिकल में मैंने क्या बोला कि अगर इसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है तो एफ डॉट डी एफ बाई डी टी विल बी ज़ीरो। आर्टिकल 7th क्या कहता है कि अगर नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन निकालनी है, एफ वेक्टर टी हैव कांस्टेंट डायरेक्शन, इट विल हैव कांस्टेंट डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड से डायरेक्शन पे आ गए हैं, तो कंडीशन आ जाएगी एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी विल बी ज़ीरो वेक्टर। डायरेक्शन है तो वेक्टर आएगा, जब डॉट प्रोडक्ट थी तो स्केलर क्वांटिटी थी, ज़ीरो के ऊपर वेक्टर नहीं आ रहा था। तो ये आपने छोटी छोटी माइनर चीज़ें अपने माइंड में याद रखनी है कि जब वेक्टर क्वांटिटी होएगी तो एरो आएगी, डायरेक्शन शो करता है, मैग्नीट्यूड भी शो करता है, ठीक है। अब क्या है, फंक्शन हैव कांस्टेंट डायरेक्शन, तो इसका मतलब नेसेसरी पार्ट जब हम करेंगे तो फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा एफ वेक्टर। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट डायरेक्शन है तो मैग्नीट्यूड जो है वो एफ ले लेंगे, डायरेक्शन को हम कैपिटल एफ वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। वेयर कैपिटल एफ वेक्टर इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर, राइट। तो अब
डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम लोग, क्या आ जाएगा, डी एफ बाई डी टी विल बी इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, राइट। अब हमें क्या चाहिए थी, डी एफ बाई डी टी तो आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट विद एफ वेक्टर, तो जो ये फंक्शन था एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी, इट मीन्स एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी की वैल्यू क्या है मेरे पास, एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी, एफ डॉट डी एफ बाई डी टी प्लस डी एफ बाई डी टी एफ वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे अब हम लोग, पर हमें पता है कि एफ वेक्टर क्या है बेटे, हमने डिफाइन किया था, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, एफ डॉट एफ वेक्टर, ब्रैकेट्स ऑफ करेंगे तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, एफ स्क्वेयर बन जाएगा, एफ स्क्वेयर कैपिटल एफ वेक्टर क्रॉस डी एफ बाय डी टी प्लस इसको इसके साथ करेंगे तो इट विल बी एफ डी एफ बाई डी टी एफ क्रॉस एफ। सिमिलियर वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट रिजल्ट विल बी 0। तो आई एम लेफ्ट विद द रिजल्ट एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी इज इक्वल्स टू एफ स्क्वेयर कैपिटल एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी। अभी हमने नेसेसरी कंडीशन के लिए ये बेस चीज़ें बनाई हैं, अभी कंडीशन प्रूफ नहीं हुई है, क्यों, क्योंकि हमने क्या प्रूफ करना था, दिस क्रॉस प्रोडक्ट शुड बी इक्वल्स टू 0 वेक्टर। तो अभी हमने क्या बोला, इट हैज़ अ कांस्टेंट डायरेक्शन, इट मीन्स ये जो कैपिटल एफ वेक्टर आ रहा है ये कांस्टेंट वेक्टर है, कांस्टेंट वेक्टर है तो इसका डेरिवेटिव क्या वैल्यू लेगा, 0 वेक्टर। तो जब यहाँ पे हम राइट हैंड साइड पे वैल्यू पुट करेंगे दिस इनटू 0 वेक्टर तो रिजल्ट विल बी 0। तो यही हमने प्रूफ करना था, नेसेसरी पार्ट इज डन। अब हम चलेंगे अपने सफिशिएंट पार्ट पे। सफिशिएंट पार्ट क्या कहता है, अज्यूम करेंगे एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी इज 0 वेक्टर, राइट, यही हमने प्रूव करना था ना, डी एफ बाई डी टी 0 वेक्टर। तो अभी हमने इक्वेशन 1 में ये चीज़ ली कि एफ स्क्वायर एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी इज 0 वेक्टर, यही लिखा हमने, ठीक है। अब एफ क्या है, मैग्नीट्यूड है ना, वो तो 0 नहीं हो सकता, तो कौन 0 हो सकते हैं, एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी 0 हो सकता है, तो वो लिख देंगे हम, इट मीन्स एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी विल बी 0 वेक्टर। तो पर अभी हमने क्या बोला कि एफ जो है इट इज़ ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, तो इसका मतलब एफ डॉट डी एफ बाई डी टी विल बी 0। अब दोनों केसेस में क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 आ रही है, डॉट प्रोडक्ट भी वेक्टर की 0 आ रही है, तो इसका मतलब किसको 0 होना चाहिए, डी एफ बाई डी टी शुड बी 0। एफ तो 0 नहीं ना हो सकता, वो तो डायरेक्शन है, तो इसका मतलब कौन सा पार्ट 0 हो जाएगा, डी एफ बाई डी टी शुड बी 0 वेक्टर। तो अगर किसी वेक्टर का डेरिवेटिव 0 है तो व्हाट इट मीन्स, द वेक्टर एफ इज कांस्टेंट वेक्टर बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों केसेस यहाँ पे हमारे प्रूफ हो गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि एफ विल हैव अ कांस्टेंट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट आ गया, राइट। आर्टिकल 8 सिंपल है बेटे, वो आपने +2 में भी किया हुआ है, ठीक है, ग्रेजुएशन में भी किया था। सिंपली उन्होंने अब कर्व के अलॉन्ग इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दे दी है, आर का मतलब क्या है, डी आर बाई डी टी का मतलब वेलोसिटी है, ठीक है, तो उसको सिंप्लीफाई किया है, ये सिंपल चीज़ है, यू कैन डू इट योरसेल्फ, राइट। आर्टिकल 9 वेलोसिटी आपको पता ही है, डी आर बाई डी टी इज कॉल्ड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, एक एक्सप्रेशन, दूसरा लिख सकते हो आप डी वी बाई डी टी।
तो दो तरह से मैं एक्सेलरेशन निकाल सकती हूँ। वेलोसिटी दी है तो dv/dt, अगर डिस्प्लेसमेंट दी है तो देन d²r/dt²। तो एग्जाम्पल इसकी बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि इसमें उन्होंने क्या पूछा है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूछी गई है और उनका मैग्नीट्यूड पूछा गया है। तो एग्जाम्पल्स इसकी बहुत ही ईजी हैं। जो एग्जाम्पल आपसे सॉल्व नहीं होएगी वो एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी, ठीक है। तो आज आपका ये होमवर्क है कि यू हैव टू डू ऑल द एग्जाम्पल्स योरसेल्फ. Those examples which will not be solved by you or exercise questions which are not solved by you, I will help you. Thank you so much.